नमस्कार। राष्ट्र की बात के साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। आज राष्ट्र की बात में बात करने वाले हैं 5 राज्यों के चुनावी रण की, और इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव के लिए आज वोटिंग इस वक्त भी हो रही है। पश्चिम बंगाल और असम के साथ ही केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी आज वोट डाले जा रहे हैं। बंगाल में आज तीसरे चरण की वोटिंग हो रही है। असम में वोटिंग का यह आखिरी चरण है और बंगाल के 3 जिलों में 31 सीटों पर इस वक्त मतदान हो रहा है, जबकि असम में 40 सीटों पर वोटिंग हो रही है। केरल की सभी 140 सीट, तमिलनाडु के सभी 234 सीटों और पुडुचेरी की भी सभी 30 सीटों पर आज इस वक्त भी वोटिंग हो रही है। ये 5 तस्वीरें हम इस वक्त सभी राज्यों के अलग अलग वोटिंग की जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इस दौर में भी सबसे दिलचस्प मुकाबला अगर कहीं का है तो वो है पश्चिम बंगाल का, और यहां सुबह से ही कई पोलिंग बूथों पर वोट डालने के लिए लोगों की लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। साउथ 24 परगना, डायमंड हार्बर और हुगली, आरामबाग, तारकेश्वर और कैनिंग पूर्व की यह तस्वीर आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। जो आप इस वक्त देख रहे हैं 6 तस्वीरें, जहां बड़ी संख्या में लोग अपने मताधिकार का इस वक्त इस्तेमाल करने पहुंचे हुए हैं। भारी संख्या में लोग वोटिंग डालने के लिए आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच बंगाल में अगले दौर का जो रण है, चुनावी रण, वो भी बहुत तेज हो गया है। और आज इसी सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी रैली थी। वो बंगाल के चुनावी मैदान में उतरे, कूच बिहार गए और वहां पर चुनावी रैली में पीएम मोदी ने ममता बनर्जी पर सीधा हमला बोला और एक तरीके से आज यहां से एक मास्टर स्ट्रोक भी खेल दिया। दरअसल पीएम मोदी ने कहा कि दीदी चुनाव हार रही हैं और अब हताशा में उन्हें खुलेआम मुसलमानों के वोट मांगने पड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि ममता ने सारे मुसलमानों को एकजुट हो जाने की बात कही थी, लेकिन उन्हें चुनाव आयोग का नोटिस नहीं आया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर हमने हिंदुओं को एकजुट हो जाने को यह कह दिया होता और बीजेपी के लिए वोट मांगा होता तो चुनाव आयोग का नोटिस आ जाता। दरअसल ममता बनर्जी ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया था 2 मार्च को। ममता ने अपने आरोप में कहा था कि ओवैसी ने बीजेपी से पैसे लेकर उम्मीदवार उतारे हैं ताकि तमाम जो मुस्लिम वोटर्स हैं, मुस्लिम मत हैं, उनका बंटवारा किया जा सके। ममता ने मुसलमानों से एक भी वोट बंटने ना देने के साथ ओवैसी के झांसे में ना फंसने की अपील की थी। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल है, बंगाल में आखिर कौन कर रहा है हिंदू मुसलमान का खेला? और 3 चरण का चुनाव खत्म, किसके दावों में है दम? हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। प्रधानमंत्री को भी नोटिस आती, अध्यक्ष को भी आती, उम्मीदवार को भी आती। अरे इतना ही नहीं, सारे अखबार देश के पहले पेज पर भरे पड़े होते और दुनिया भर के एडिटोरियल लिख करके हमारे बॉल नोच लिए होते। হায়দ্রাবাদ থেকে একটা বিজেপির গাই এসছে এবং ওইটা টাকা নিয়েছে বিজেপির থেকে, এবং সেটা ফুরফুরা শরীফের কেউ নয়, ওদের একটা বাচাল ছেলে আছে, সেই ছেলেটাকে নিয়ে টাকা দিয়ে সংখ্যালঘুদের ভোট ভাগ করবার চেষ্টা করছে। একটা ভোটও সংখ্যালঘু ভাগ করবেন না, তপশিলীরা ভাগ করবেন না। तो ममता बनर्जी की जो आपने बयान सुना इस वक्त, उसी बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया। उन्होंने सीधे कुछ कहा नहीं, उन्होंने कहा कि अगर हम हिंदुओं को एकजुट करने की अपील कर देते तो हमें भी नोटिस आ जाता। लेकिन क्या यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने आप में ही एक मास्टर स्ट्रोक है? इसी पर जरा हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ गए हैं। अपने पैनल से आपका परिचय करा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ बीजेपी के प्रवक्ता राजीव जेटली मौजूद हैं, वो जुड़ चुके हैं। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत भी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, और साथ ही टीएमसी की स्पोक्स पर्सन जोई बिस्वास मेरे साथ मौजूद हैं, और टी के राजलक्ष्मी जर्नलिस्ट हैं मेरे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा आप इस वक्त देख रहे होंगे अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, हावड़ा से मेरे सहयोगी वरुण सिन्हा भी मौजूद हैं, और इसके अलावा मेरे सहयोगी मनोज पांडे भी दक्षिण 24 परगना से जुड़े हुए हैं। अपने संवाददाताओं के पास भी जाएंगे। चर्चा की शुरुआत करें उसके लिए राजीव जेटली, मैं आपके पास सबसे पहले आना चाह रहा हूं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कूच बिहार में जो कुछ कहा उसको हम किस तरह से देखें? क्या ये अपीजमेंट की जो बात कही जा रही है उस अपीजमेंट पर ममता बनर्जी पर हमला है या खुद ही इशारों इशारों में अपीजमेंट ही है और ये उनका असल में एक मास्टर स्ट्रोक है? क्यों ना कहा जाए। देखिए, जो तो फेस निर्वाचन जाचे बांग्लार जनगणर भय तो काटछे, ये बात मुझे लगता है टीएमसी की प्रवक्ता को जो बेहतर समझ आ रही होगी, जो अब टीवी पे नहीं बोल सकती हैं लेकिन उनके नेता आपस में बात करते हुए नजर आ रहे हैं पूरे पश्चिम बंगाल के अंदर कि दीदी की दुकान, पीसी और भाईपो दोनों की दुकान पूरी तरह से बंद हो चुकी है और ये चुनाव हार चुके हैं। अभी तक जितने भी फेस आए हैं उसमें ये टीएमसी पूरी तरह से इनका सफाया हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां बन रही है। यह हताशा तब देखने को मिलती है जब पीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर या कोई भाषण देती हैं तो उसमें अग्रेसिव हो जाती हैं और इतना अग्रेशन कभी नहीं देखने को मिला। इतनी बौखलाहट, इतनी फ्रस्ट्रेशन देखने को नहीं मिली। पहला ही आपका रिएक्शन है, लेकिन मैं रोक रहा हूं, देखने को मिल रही है। राजीव जी रोक इसलिए रहा हूं, हम ये कह रहे हैं, मैं बौखलाहट पर नहीं पूछ रहा था। स्तर पर राजीव जी, बौखलाहट पर तो देखिए खुद प्रधानमंत्री, तमाम जो सीनियर लीडरशिप है वो दावा कर ही रही है, उस पर घेर ही रही है। मैं कुछ और पूछ रहा था कि प्रधानमंत्री का जो ये बयान था क्या खुद अपने आप में अपीजमेंट है? क्या खुद ये इशारों इशारों में हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है? सीधा सवाल है ये मेरा। पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू मुसलमान नहीं है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान को भी कटमनी देनी पड़ती है। पश्चिम बंगाल में मुसलमान मकान बनाता है तो उसे भी पैसा देना पड़ता है, हिंदू को भी पैसा देना पड़ता है, एक रेहड़ी पटरी वाले को भी पैसा देना पड़ता है और हर व्यक्ति यहां पैसा इकट्ठा करके भाइपों को पहुंचाता है। अरे दुख में तो सभी लोग हैं, खौफ पे सभी लोग हैं और कोई भी व्यक्ति अब नहीं चाहता पश्चिम बंगाल का कि मुझे वो माहौल दोबारा से मिले जिस खौफ के माहौल में मैं जिंदगी गुजार रहा था। तो ये आप अपीजमेंट की पॉलिटिक्स कहते हैं। अगर दीदी ने मुसलमानों से सीधा सीधा ये कह दिया कि मुझे वोट कीजिए, मुझे वोट कीजिए नहीं तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी, तो अपीजमेंट किसे कहा जाता है? डराया किसे जा रहा है? डराया किसे जा रहा है? इसका मतलब उन्होंने एक बात तो मान ली है कि मेरा लास्ट जो आखिरी ट्रम्प कार्ड है वो केवल धार्मिक आधार पे चलने वाला है। ठीक है, हिंदू मुसलमान नहीं है राजीव जी, लेकिन इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर हम हिंदुओं को एकजुट करने के लिए कहते, एकजुट होने के लिए कहते, तो क्या आप इशारे में कह नहीं रहे हैं कि आप भी एकजुट हो जाइए? ममता मुसलमानों को एकजुट कर रही है तो आप हमारे लिए एकजुट हो जाइए। राजीव जी, हाँ, मुझसे पूछा आपने, आप बीच में, मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। मैं आपसे दोबारा से एक बात बोलना चाहता हूं। पश्चिम बंगाल के अंदर पश्चिम बंगाल की जनता बहुत समझदार है और यहां पर एक चीज देखने को मिली है, हर व्यक्ति राजनीतिक रूप से पूरी तरह से जागृत है। दीदी जो कार्ड खेलने की कोशिश कर रही है मुसलमान वाला, वो कार्ड अब चलने वाला नहीं, क्योंकि मुसलमान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ठीक है, वही बात आप भी कह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मैं आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, मैं आता हूं, मैं बाकी मेहमानों के पास भी जाऊं, आपके जवाब का भी रिएक्शन लूं, लेकिन जरा ग्राउंड पर इस वक्त क्या स्थिति है वो भी समझ लेते हैं। और मनोज भी मेरे साथ है, वरुण सिन्हा भी मेरे साथ है। मनोज, जरा आप बताइए दक्षिण 24 परगना में क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि कूच बिहार से एक बयान दिया जाता है, क्या उसका असर, क्योंकि कहा यही जा रहा है इस वक्त वोटिंग पर दिख रहा है क्या? कुछ ऐसा लग रहा है क्या कि कुछ उसका असर पड़ेगा? जी सऊद, आप देखें कि पश्चिम बंगाल में 4M जो फैक्टर बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपको पहला फैक्टर बता दें कि M ममता बनर्जी, दूसरा M है मोदी का फैक्टर काम कर रहा है, तीसरा M मुसलमान है और चौथा जो M है महिलाएं वोटर्स यहाँ पे बड़ी तादाद में जो मतों का प्रयोग कर रही हैं। ये 4M हम लोग लगातार ग्राउंड रिपोर्ट से देख रहे हैं और बहुत बड़ा काम कर रहा है। आपको याद होगा सऊद कि जब भी देखिए पश्चिम बंगाल में पहले चरण की जब चुनाव था तो प्रधानमंत्री बांग्लादेश गए थे, कहीं न कहीं मतुआ समाज के लोगों को वहां मिले
थे। और जाहिर से उसके बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से बयान आया था कि प्रधानमंत्री कहीं न कहीं चुनाव पे इस तरह का कर रहे हैं। दूसरी तरफ जब देखे थे नंदीग्राम में चुनाव था तो प्रधानमंत्री की सभा थी और कहीं न कहीं इस बात को लेकर ममता बनर्जी पे एतराज था। आज देखा जाए तीसरे चरण की जब यहाँ पे पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रही है, 31 सीटों पे हो रही है, करीबन 3 जिलों में हो रही है, तो कूच बिहार से प्रधानमंत्री का एक मैसेज जाता है। तो आपको सबसे बड़ा दे कि क्योंकि आप 2019 को थोड़ा सा पीछे हम लेके जाना चाहते हैं। जब हम 2019 के जब यहाँ लोकसभा चुनाव हो रहा था पश्चिम बंगाल में, जब पश्चिम बंगाल में यहाँ पे चुनाव था तब प्रधानमंत्री का बगल में कहीं न कहीं सभा होता था। उसका खासा असर पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी देखा गया है और करीबन देखें कि 18 सीट बीजेपी यहां से लेके आई है। जाहिर सी बात है क्योंकि देखिए ये जो आज प्रधानमंत्री ने जो वक्तव्य पा रही है, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी कहती है, तो चौथे चरण में इसका जाहिर सी सबसे बड़ा असर पड़ेगा और कहीं न कहीं वोटरों में एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है टीएमसी और बीजेपी की तरफ से। साफ तौर पर देखिए जिस तरह से नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने माहौल बनाया था, चुनाव आयोग में शिकायत किया था। रिपोर्ट ले लेता हूं। वरुण जरा आप बताइए, देखिए स्ट्रेटजी तो है और अपने अपने हिसाब से सभी पार्टियां स्ट्रेटजी करती। मनोज कह रहे हैं कि जहां वोटिंग होती है उसके पास में ही कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की वोटिंग होती रही है। तो क्या चौथे चरण के लिए प्रचार हो रहा है, लेकिन कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना भी है क्या? देखिए निश्चित तौर पे आप जो भी वक्तव्य देंगे, जो भी आप वाक्य बोलेंगे, उसका असर अगली दौर की वोटिंग में पड़ेगा। और क्योंकि आज भी वोटिंग हो रही है तो ऐसा मैं नहीं कह सकता कि अगर आप आज कुछ बोल रहे हैं तो हो सकता है कि उसका असर आज भी पड़ जाए, पहली बात। दूसरी बात है कि पोलराइज करने की जो सोच है वो क्या हावी हो पा रही है, क्या ऐसा हो पा रहा है कि एक तरफ जो बहुसंख्यकों को या हिंदुओं को एक करने की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री, या फिर जो बीजेपी लगातार कोशिश करने की बात कर रही है, या पिछले कुछ दौर में हिंदी बंगाली की बात सामने निकल के आई, ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पर फैक्ट करती हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट मुझे लगता है, पिछले कुछ दिनों से लगातार जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, यहाँ बंगाली या बंगाली भाषी या फिर जो हिंदी बोलते हैं और बंगाल में कई सालों से या पीढ़ियों से रह रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम मान लीजिए कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चले जाते हैं, मान लीजिए हम हिंदी बंगाली के मुद्दे पर चले जाते हैं, लेकिन हर बात राज्य के सवाल पर उठती है। ये इलेक्शन विधानसभा इलेक्शन है, इसलिए अगर उसी के दायरे में रहकर चीज़ें होंगी तो हम उसको समझ पाएंगे। तो मेरा कंसर्न से और बात इतनी है कि आप राज्य विधानसभा चुनाव में उन्हीं मुद्दों को भुनाने की कोशिश की जाती है, उन्हीं मुद्दों को जनता समझती है जिसका उसका सीधा सरोकार होता है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगा आपके पास वरुण, दोबारा भी आऊंगा। और राजीव जी से देखिए मैंने सवाल पूछा, उसका जवाब उन्होंने दिया और कहा साफ तौर पर कि बंगाल में असल में हिंदू मुस्लिम है ही नहीं, लेकिन बात यही है कि दीदी और दादा बंगाली और बाहरी की बात होती रही, जनेऊ और गोत्र की भी बात हुई, और अब तो सीधे सीधे हिंदू मुसलमान हो ही रहा है। हम देख रहे हैं, भले शब्दों का प्रयोग किस तरीके से किया जाए, सेंटेंस की फॉर्मिंग किसी और तरीके से की जाए, लेकिन राजीव जी कह रहे थे कि जनता बहुत समझदार है, शायद वही समझदारी का फायदा लेना चाह रहे थे। लेकिन जुई विश्वास, आप जरा बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज के बयान को आप कैसे देख रहे हैं? क्या कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, और इससे आपको आज के दौर की जो वोटिंग है इसमें कुछ नुकसान नजर आ रहा है? क्या यह अपीजमेंट है या फिर सिर्फ आपके अपीजमेंट पर उनका पलटवार है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको कहना चाहूंगी, जब भी जिस दिन चुनाव होते हैं उसी दिन प्रधानमंत्री जी कभी मंदिर पहुंच जाते हैं, बांग्लादेश में जाके मथुआ संप्रदाय को वो अनुप्रेरित करते हैं वहां पर। आज भी तीसरा चरण के यहाँ पर वोटिंग चल रहे हैं, तो आज भी उन्होंने हिंदुइज्म का कार्ड खेल ही दिया। अपने इनडायरेक्टली उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि सारे हिंदू वोट हमारी तरफ है। तो आज ये साफ साफ है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है, जहां बंगाल में चुनाव लड़ने के लिए जो देश का विकास नहीं किए हैं 7 साल से दिल्ली में सरकार में बैठ के जय श्री राम नारा कौन लगाते हैं? हर एक मीटिंग में बीजेपी को जय श्री राम का नारा लगाना पड़ता है। तो कम्युनल कौन है? हम तो हमारे कोई मीटिंग से अल्लाहू अकबर या जय श्री कृष्णा, जय मां काली, जय मां दुर्गा नहीं बोलते। हम लोग लेकिन आज जो कम्युनल है, जय जय सिया राम आप नहीं बोलते। देश में सबको समझ में आ रहा है कि कौन कम्युनल पार्टी है, जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। हिंदुइज्म का क्या कहीं कंफ्यूज नहीं है आप बंगाल में खुद? और ये हिंदुइज्म का वोट खेल के कोई फायदा नहीं। मेरी बात तो सुन लीजिए, जनता समझते हैं, सभी समझते हैं जैसा बोल रहे हैं। नहीं, जनता तो समझती है, जनता जनार्दन है, लेकिन क्या आप कहीं कंफ्यूज नहीं है? आप बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वो जय श्री राम की बात करते, आप भी तो वही कर रही हैं ना। आप तो चंडी पाठ आपको भी करना पड़ रहा है, आप भी कहीं ना कहीं अपीजमेंट ये दिखाने की कोशिश कर रही है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ। लेकिन जब बीजेपी हिंदुओं की बात करती है तो फिर कोई आपको दिक्कत होती है। आप अगर अल्पसंख्यकों के वोट को एकजुट करने की बात करें तो फिर उसमें कोई खामी नहीं। आपको क्यों कहना पड़ा ओवैसी को कि वो एजेंट है बीजेपी के? अपीजमेंट का अगर आप बात करेंगे तो हमारे यहाँ पर अपीजमेंट अगर आप बोलेंगे तो जितने भी यहाँ पर
बिना किसी के धर्म जाने, बिना किसी के कास्ट जाने सभी को वो उपलब्ध किया गया है। आज जो यहाँ पर अपीसमेंट का बात होते हैं तो हिंदुइज्म बीजेपी का कॉपीराइट नहीं है। चंडी पाठ दीदी आज पहली बार नहीं कर रही है। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो 10 साल पुराना रिकॉर्डिंग भी हम देख सकते हैं। तो फिर उनके जय श्री राम पर भी सवाल मत उठाइए ना। चंडी पाठ सवाल क्यों उठाना? कोई नया बात नहीं है। सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, सवाल वो लोग उठा रहे हैं अपीसमेंट का, हम लोगों ने नहीं उठाया अपीसमेंट का। अभी आप उठा रही थी। सवाल तो बीजेपी उठा रहे हैं। हम सिर्फ बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो बोल रहे हैं कि दीदी बोल रहे हैं मुस्लिम वोट को इकट्ठा करने के लिए, अब तो उनके इशारा है कि हिंदू वोट सब इकट्ठा हो जाए और उन्होंने तो इशारे में कहा ना जुई, उन्होंने तो इशारे में कहा, लेकिन ममता बनर्जी ने पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नाम लेकर, असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेकर क्यों कहा कि एक भी वोट ना बिखरने पाए, एकजुट रखिए? आप तो सीधे सीधे कह रही हैं, तो आप अपीजमेंट नहीं करते हैं फिर? हम लोग सिर्फ बंगाल में ये अपनी दीदी ने की थी कि जो भी हमारे यहाँ पर विकास का मुद्दा है, चुनाव उसी में होना चाहिए, धर्म के नाम पे नहीं बांटना चाहिए वोट। और जो ओवैसी की पार्टी है, जो हैदराबाद की पार्टी है, तो यहाँ पर उन लोगों ने किसी के इशारे में काम कर रहे हैं, तो उसी के बारे में दीदी ने वोट बताई थी। इसमें कोई गलत नहीं है, सभी को अपील कर सकती है। हमको वोट देने के लिए सभी को बोलना पड़ता है। तो वही बात है कि सबको हम करें तो कोई दिक्कत नहीं, दूसरे की किसी भी कोशिश में दिक्कत है। लेकिन सुरेंद्र राजपूत भी मेरे साथ कांग्रेस स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। सुरेंद्र जी, ये चाहे राजीव जी हो, चाहे जुई बिस्वास हो, साफ तौर पर कह रहे हैं कि अपीजमेंट नहीं होता, हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं है, और बिहार की बंगाल की जनता जो है वो बहुत ज्यादा समझदार है। लेकिन फिर इन शब्दों का इस्तेमाल इतनी ज्यादा प्रमुखता से हो क्यों रहा है? सऊद भाई, यहाँ पर 3-4 चीजें महत्वपूर्ण हैं। पहली चीज तो चुनाव सिर्फ बंगाल में नहीं हो रहा है, चुनाव असम में भी हो रहा है, तमिलनाडु में भी हो रहा है, चुनाव पुडुचेरी में भी हो रहा है, केरल में भी हो रहा है, और तमिलनाडु और बंगाल में हो रहा है। 5 राज्यों में हो रहा है। तो जिस तरीके से राष्ट्रीय हिंदी मीडिया ने बंगाल को आगे कर रखा है, और इस बंगाल के नाम पर पूरी भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा चल रहा है, इसको आपको देखना पड़ेगा। नंबर 1। नंबर 2 देखना पड़ेगा चुनाव आयोग। मैं यहां पर जरा सा रोकूंगा, मैं यहां रोकूंगा सुरेंद्र जी। क्या आप ये कह रहे हैं कि हम बंगाल की बात कर रहे हैं तो ये, जैसा आप कह रहे हैं कि सो कॉल्ड एजेंडा है ये? निश्चित तौर पर नहीं, लेकिन आप ये जान रहे हैं, आप ये जान रहे होंगे, अभी मैंने स्टार्टिंग में भी सबसे ज्यादा जिक्र किसके बारे में किया? 5 राज्यों के चुनाव की बात कर रहे थे। मेरी बात सुनिए, मैं छोटी सी बात कह दूं, उसके बाद आप जो कहेंगे आप तो हाकिम। चलिए ठीक है, आप अपनी पूरी बात रखें। वहां मुझे ऑब्जेक्शन था, इसलिए मैंने उस पर टोका। नहीं, हाकिम है तो मैं तो आपकी बात मानूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, असम में परसों चुनाव हुआ है, उसमें एक जगह पर 90 वोटों का बूथ है, वो पीटीआई कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, और वहां पर 171 वोट पड़े हैं। किसी चैनल ने अगर यह बात उठाई हो तो बता दें, जहां पर 90 वोट जहां पर पड़ने चाहिए, वहां पर 171 वोट पड़े हैं। चुनाव आयोग इतने बड़े संदेह के घेरे में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव आयोग डकैती कर रहा है। आप समझिए मेरी बात को। अच्छा, 90 वोटों का बूथ। जवाब राजीव जी देंगे, मैं उनसे ही पूछूंगा। ठीक, सुन लीजिए, अभी आधी बात हुई है। 90 वोटों का बूथ, 171 वोट पड़ रहे हैं। ईवीएम इतनी आवारा हो गई है कि सड़क पे खड़ी होती है और अचानक से बीजेपी की क्या नाम कैंडिडेट की गाड़ी आती है, उसी में ईवीएम बैठ जाती है। टीएमसी के कार्यकर्ता के भी घर से मिली आज, ये भी आपको पता ही होगा। है टीएमसी के कार्यकर्ता से भी आज उनके घर से भी ईवीएम बरामद हुई है। मैं आपको फिर से सुन लीजिए, वो डमी ईवीएम है या ओरिजिनल ईवीएम है, इसको देखना पड़ेगा। जो मैंने पढ़ा था डमी है। ठीक। और तीसरी बात मैं आपको बताऊं, उसके बाद 5 ईवीएम एक प्राइवेट लग्जरी गाड़ी से असम में बरामद होती है, वो गाड़ी भी भाजपा के नेता की पाई जाती है। तो ये जो चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन, ठगबंधन या डकैती जो चल रही है, अगर इस पर कोई भी प्रश्न नहीं उठा रहा है तो हम लोग तो एजेंडा ही कहेंगे ना उसे। दूसरी बात, अब आप आ जाइए बंगाल पर। बंगाल पर क्या नाम, ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से, हर तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं साहब, हमें तो जीतना ही जीतना है।
किसी भी तरीके से। अब आज स्थितियां ये हो गई हैं, कभी हिंदू करेंगे, कभी मुसलमान करेंगे, कभी कुछ करेंगे, कभी कुछ करेंगे, लेकिन ये लोग चुनाव बुरी तरीके से हार रहे हैं। आप आज प्रधानमंत्री जी को देखिए, कभी कोई प्रधानमंत्री आपको ऐसा दिखता है कि जिस दिन चुनाव हो रहा हो वो बगल वाली कंस्टिट्यूएंसी में क्या नाम भाषण दे रहा हो? अरे भाई, इतने बड़े पद पर आदमी, इतने छोटे कद का आदमी बैठा हुआ है। अगर इतने छोटे कद का आदमी है, लेकिन टेक्निकली देखे तो वो गलत भी तो नहीं है। टेक्निकली देखे तो वो चौथे चरण की वोटिंग का प्रचार कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, मैं सहमत हूं। लेकिन सऊद भाई, प्रधानमंत्री का ओहदा तकनीकी रूप का नहीं होता। प्रधानमंत्री हमारा मॉरल अभिभावक है, और मॉरल अभिभावक का काम होता है कि हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे चलना, और ये हाईएस्ट मॉरल ग्राउंड पे नहीं चल रहे, ये निर्लज्ज रूप से मॉरल ग्राउंड पे चल रहे हैं, नीच से नीच मॉरल ग्राउंड पर चल रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तकनीकी रूप से गलत नहीं है, लेकिन मॉरली बहुत गलत है प्रधानमंत्री जी। और इसका जवाब आने वाला लोकतंत्र आपको देगा, और आप सब लोग परेशान होंगे। ठीक है, मैं आऊंगा। इनका फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, कल आप लोग इनका बुरा करेंगे। जब हम कोई अच्छा बुरा नहीं कह रहे हैं सुरेंद्र जी। देखिए, मैं जवाब लूं, राजीव जी के पास जाऊं और मैं राजलक्ष्मी जी के पास भी जाऊंगा जवाब लूं, लेकिन उससे पहले देखिए, आपने कहा कि कोई सवाल नहीं उठाता, लेकिन आप कम से कम न्यूज़ 24 को आप इस तरह से समझ सकते हैं। हमने 2 दिन पहले इस पर बाकायदा एक विस्तृत चर्चा भी की है कि जो भी असम में जिस तरीके से करीमगंज में ईवीएम बरामद हुए थे, चुनाव आयोग की तरफ से जो जवाब हुआ था, आपने देखा होगा, आप अच्छी तरह से इसको जान रहे हैं कि हम बहुत प्रमुखता से इन बातों को उठाते हैं, बिना लाग लपेट के, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी दबाव के। नाम इधर की बात करते ना उधर की। सऊद भाई, मैंने 24 पर कोई आरोप नहीं लगाया। एकलौता चैनल है जो कम से कम अभी विश्वास पैदा किया। ये साफ करना जरूरी था ना सर। नहीं, मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन मुझे दुख है कि इस 24 चैनल ने भी जो 70 वोटों का बूथ था, वहां 171 वोट पड़े हुए हैं। 90 वोटों का जो बूथ था वो 171 वोट पड़े हैं, उस पर कोई बहस नहीं की। मुझे इसका भी अफसोस है। नहीं, ये जो डकैतियां हो रही है ना, आप लगातार चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। चलिए, मैं इस पर भाजपा वाले और ये ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, लेकिन राजलक्ष्मी जी, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं। जरा ये बताइए राजलक्ष्मी जी, तमाम सियासी पार्टियों से जब हम बात करते हैं तो सीधे तौर पर कह दिया जाता है कि हम ना अपीजमेंट करते हैं, ना हम जातिवाद की बात करते हैं, ना हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन चुनावों में, रैलियों में, यहां तक कि जो तमाम वादे किए जाते हैं, जो तमाम दावे किए जाते हैं, सिर्फ इन्हीं शब्दों की गूंज रहती है। हाल फिलहाल में भी देख लीजिए, गोत्र की बात हो गई, जनेऊ की बात हो गई, चंडी पाठ की बात हो गई, जय श्री राम की बात हो गई, हिंदू मुसलमान हो रहा है। क्या छूट गया? नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और आज तो और हिंदू जो है वोटों की भी बात की गई है, जो प्रधानमंत्री ने कहा है, जिसका संज्ञान इलेक्शन कमीशन को लेना चाहिए। अगर उन्होंने एक इनडायरेक्ट वे में भी ये बात रखी है तो इलेक्शन कमीशन को ये इसका संज्ञान जो है लेना चाहिए। चाहे अगर ममता जी करती है या प्रधानमंत्री करते हैं, कानून जो है दोनों के लिए बराबर होना चाहिए। और तो ये इलेक्शन कमीशन का जहां तक रोल है, ये थोड़ा सा जो है प्रॉब्लमेटिक रहा है। ये जो हेमंता बिस्वा शर्मा पर जो उन्होंने जो पाबंद लगाया था कैंपेनिंग पर, क्योंकि उन्होंने कुछ आपत्तिजनक स्टेटमेंट्स किए थे, उसको उन्होंने रिड्यूस कर दिया। 48 आवर्स से उन्होंने 24 आवर्स कर दिया। हाँ, तो ये भी तो ये सब मतलब प्रश्न उठाने वाली बातें हैं। और ये जहां तक जो है सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो राजनीति है, उसमें तो मुझे कहना पड़ेगा कि जो है बीजेपी तो काफी मतलब आगे है इस रणनीति में। ममता तो मेरे ख्याल से जो है रिएक्ट कर रही है, टीएमसी। लेकिन आज तो पीएम मोदी ने रिएक्ट किया ना राजलक्ष्मी जी, ये भी तो सच है। जी, उन्होंने रिएक्ट किया और उन्होंने सही नहीं किया। अगर उनको भी लगता है कि ये जो है ध्रुवीकरण की भाषा इस्तेमाल करके हिंदू वोट सारे लामबंद हो जाएंगे बीजेपी के पीछे, मुझे नहीं लगता किसी भी चुनाव में ऐसा होता है। चाहे केरल में भी आप देख लीजिए, शबरीमला के इशू पर इन्होंने 3 महीने एजिटेशन किया, उसके बावजूद भी उनको कोई हासिलता चुनाव में प्राप्त नहीं हुई। तो ये अगर मानना कि आप सांप्रदायिक ध्रुवीकरण पर आप जो है चुनाव जीत सकते हैं, ये गलत है। और दूसरी चीज, हमारे मतलब बंगाल जैसा प्रदेश जो है, जिन्होंने सबसे बुरे दंगे देखे विभाजन के समय, वहां पे तो इस प्रकार का
मतलब खेल जो है सही नहीं है, और ये जो है दोनों पार्टियों को समझना चाहिए ये बात। नहीं, लेकिन इन सब में जरा सा मैं जल्दी से आपसे जिक्र केरल का भी कर लूं, तमिलनाडु का भी कर लूं। क्या वहां पर भी हम नहीं देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत ज्यादा असर करती हैं? वहां भी बिल्कुल कहा जाता है कि दक्षिण की जो सियासत है बिल्कुल अलग है, लेकिन इनसे अछूती शायद वहां भी नहीं है। नहीं, अगर देखिए बार बार अगर ये प्रोपेगेंडा किया जाए लव जिहाद तो कहीं ना कहीं असर तो पड़ेगा, लेकिन हमारे सामाजिक ताना बाना पर क्या असर पड़ेगा उस पर भी तो सोचना चाहिए ना। सिर्फ ये कि आप अपने चुनावी जो है रणनीति के हिसाब से सीट जीतने के लिए और जो ध्रुवीकरण के बेसिस पर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो उसका एक अलग नतीजा भी तो होगा कहीं ना कहीं। तो उस सामाजिक तानाबाना का क्या पर क्या असर पड़ेगा, ये भी जो है इन पार्टियों को सोचना चाहिए। लेकिन हर इलेक्शन में आप देखिए हिंदू मुस्लिम यही चल रहा है। नीतियों पर कोई जो है डिबेट नहीं होता है कोई। लेकिन राजलक्ष्मी जी, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा, क्योंकि देखिए आप जर्नलिस्ट हैं, आप इसको बेहतर तरीके से समझ पाएंगी। दोनों पक्षों की बात आप करने वाली हैं। आज प्रधानमंत्री ने कहा, इशारों में कहा, यह मास्टर स्ट्रोक हो सकता है, असर हो सकता है, ये अलग बात है। लेकिन यह भी तो सच है ना कि ममता बनर्जी ने सीधे सीधे कहा, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का नाम लिया, उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी का नाम लिया, एजेंट बताया, पैसे लेने की बात कर दी और कहा कि एकजुट रहिए, एक भी वोट छिटकने ना पाए। ये क्या है? अब उन्होंने जो है मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है ऐसा तो नहीं कहा कि सारे मुसलमान एकत्रित हो जाए, मतलब उन्होंने नाम लेके ऐसा कुछ कहा हो। तो मतलब इनडायरेक्टली कहा हो, ठीक है, वो भी गलत है। लेकिन हम कहते हैं कि जहां पे जो डायरेक्टली कहा हो वो तो और भी गलत है। अगर आप मतलब इस तरीके से आज जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है वो बहुत ही एक गैर जिम्मेदाराना वो है, अपील है, और उसको लेके मेरे ख्याल से तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में जो है लेना चाहिए। राजीव जी, इस प्रकार की भाषा, ठीक है राजीव जी, देखिए राजलक्ष्मी जी भी कह रहे हैं कि ये गैर जिम्मेदाराना बयान है और इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर हम कह देते तो नोटिस आ जाता, लेकिन राजलक्ष्मी जी तो कह रही कि नोटिस भेजना भी चाहिए, ऐसा बयान है ये। समझ नहीं आ रहा इतनी गैर जिम्मेदार डिबेट कैसे हो रही है। अभी तो कांग्रेस के प्रवक्ता एक कंप्लेंट करते हुए नजर आए, सारे टीवी चैनल पे उंगली उठा दी, इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठा दी, राहुल गांधी ने तो सभी संवैधानिक संस्थाओं पे उंगली उठाई है। या यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के? इनको तो अमेरिका के एम्बेसी के बाहर जाकर के जमीन पर बैठना चाहिए कि हमारा साथ दीजिए, क्योंकि राहुल गांधी तो अमेरिका के पास भागते हर बात के लिए और अमेरिका से कहते हैं हमारा साथ दीजिए, हमारे देश की संस्थाओं को बदलिए। तो आप ये क्या उम्मीद करते हैं कि न्यूज 24 पर बैठ के हमारे देश की संस्थाओं को, हमारे देश के टीवी चैनल को, हमारे देश की जनता को गाली देंगे तो इससे क्या आपका सर्वाइवल हो जाएगा? लेकिन मैंने उस पर ऑब्जेक्शन किया इस बात पे, इसीलिए मैंने अलग रखते हुए फिर अब चर्चा पर आया हूं। तो अब मैं चाह रहा हूं कि कम से कम उस चर्चा पर ही उसी बात पर, विषय पर बात। नहीं, आपने बहुत लंबा वन टू वन कर डाला था उनके साथ। अब मैं दूसरी बात ये बोलना चाहता हूं कि ये इररिस्पॉन्सिबल डिबेट इसलिए कह रहा हूं कि आपके बीच में वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर भी बैठे हैं लोग, लेकिन इस तरीके की चर्चा नहीं होनी चाहिए। मैंने सबसे पहले इसीलिए तो जवाब देने का मौका दे रहा हूं ना। देखिए उनको अपनी बात रखने का हक नहीं है क्या? वो अपना ओपिनियन ही तो रख रहे हैं। मैंने उनसे सवाल क्या पूछा? मैंने तो आपसे ये कहा, सौद साहब, मैंने तो आपसे कहा पश्चिम बंगाल के मुसलमान को भी कटमनी देनी पड़ती है। किसने बोला बीच में अभी कि पश्चिम बंगाल का मुसलमान भी बुरे हालातों में है, पश्चिम बंगाल का एक नागरिक बुरे हालातों में है? ये आप बात रख पा रहे हैं ना अपनी? हाँ, खौफ की जिंदगी जीता है वो यहाँ पर। उस खौफ के लिए कोई सीधे लड़ाई लड़ी? क्या वरिष्ठ पत्रकारों के पास ये अधिकार या ये नॉलेज नहीं है कि पश्चिम बंगाल में कितने बुरे हालात चल रहे हैं? ये नहीं बोल सकता मैं किस राजनीतिक पार्टी के साथ हूं। 1 महीना पहले तक ऐसे हालात थे कि आप किसी से पूछिए कि आप किसके साथ थे तो कोई बोलता नहीं था। अरे वो खौफ खत्म हुआ 2 फेज के बाद, जब देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। अब गली गली कूचे कूचे में जय श्री राम का नारा लग रहा है, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद का नारा लग रहा है। उन्हें मालूम है कि टीएमसी गायब, ओवर, आउट, ये दुकान हो चुकी है ममता बनर्जी की। उन्हें मालूम है यहाँ की जनता ने जो खौफ के खात्मा देखा है 2 फेज के बाद के अंदर देखने को मिल रहा है, वो अपने आप का सबूत दे रहा है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी वहां पर आप जी मैं आऊंगा आपके पास। देखिए उनकी बात, वो अपनी बात रख ले, मैं जवाब ले लूंगा। अगर आप ये जिंदगी, अगर यहाँ पर वही राजनीतिक पार्टियां दोबारा आ गई गलती से, जनता जानती है, तो हमें फिर से वही कमीशन खोरी, वही 35-35 करोड़ रुपए भाइपों को पहुंचाने पड़ेंगे, वही 35-35 करोड़ रुपए पीसी को पहुंचाने पड़ेंगे।
हमारे घर के अंदर हम अपना घर नहीं बना पाएंगे, रेहड़ी पटरी अपनी दुकान नहीं चला पाएंगे। ये जानते हैं बंगाल की जनता। मैं कलकत्ता में बैठा हूँ, आप विश्वास कीजिए, जो आपके यहाँ पर रिपोर्टर है जो वेस्ट बंगाल में मौजूद है, उनसे पूछ के देखिए, जनता में कितना खौफ है यहाँ पर, और वो खौफ कैसे खत्म हुआ। केवल भाजपा की सरकार पश्चिम बंगाल में बनने के नजरिए से ही खौफ खत्म होता चला जा रहा है। तो आप पूछिए, आपसे तो रिपोर्टर वहां मौजूद है, अरे वो सच्चाई बता पाएंगे आपको। नहीं, हम उनसे पूछ भी रहे हैं, यहाँ पर तर्क दे रहे हैं कि क्या गलत बोला क्या नहीं बोला। दीदी के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं कि हाँ ऐसा तो नहीं बोला होगा, प्रधानमंत्री जी ने ऐसा बोला। अरे ये पक्षपात नहीं चलेगा यार, कि जनता बेचारी बुरे हालातों से गुजर रही है। आप उनका तो ख्याल करिए, आपकी दुकान बाद में चलाइएगा। ठीक है राजीव जी, उन्हें तो उस मुसीबत से बाहर निकालना है। हमने तुष्टिकरण करिए, दोनों गलत राजीव जी, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। राजलक्ष्मी जी, देखिए सुरेंद्र राजपूत जी भी और जूही भी इस पर रिएक्ट करना चाहती हैं। मैं पहले जूही आपके पास आ रहा हूँ कि जरा बताइए, जवाब दीजिए आप। जी, पहले आपको बताया कि आपने जो प्रश्न पूछा है उनका बीजेपी के प्रवक्ता के पास कोई उत्तर नहीं है। आज जो प्रधानमंत्री जी यहाँ पर बोले हैं, पहले बात तो है बहुत ही गलत है। हमारे पास तो उत्तर है, आपके कार्यकर्ता झंडा लेके सड़कों पर घूम रहे हैं, हम वोट नहीं देंगे किसी को, गाली देंगे, और उनके आपके कार्यकर्ता सड़कों पर घूम रहे हैं। हमारी कैंडिडेट के ऊपर हाथ उठा, प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार करने के लिए यहाँ पर कोचबिहार को मारने में को इकट्ठा करने की बात रही है, ये बहुत ही गलत हुआ है। और इसके लिए इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस भेजना चाहिए। हमारे ख्याल से एकदम सही बोले हैं राजलक्ष्मी जी, जब भी चुनाव के दिन होता है उनको हिंदू वोट इकट्ठे करने का मन होता है, कभी मंदिर पहुंच जाता है, कभी बंगाल की जनता किसी के साथ नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता के पास जवाब नहीं है। अभी हमको टोक रहे हैं, अभी हमको टोक रहे हैं पश्चिम बंगाल से। आपके पास सरकार बना रही है, मालूम है भाजपा सरकार बना रही है यहाँ पे। 10 साल में आपने क्या किया, आपने 7 साल में पिछले सांसद ने क्या विकास किया। लेकिन जूही, ठीक है, एक एक करके देखिए राजीव जी, जो बात कह रहे हैं जूही, जो आरोप लगा रहे हैं राजीव, जो बातें कह रहे हैं, जो खौफ के माहौल की बात कर रहे हैं, जिस तरह पे वोटरों को डराने की बात की जा रही है, जिस तरह से हिंसा की बात की जा रही है, उस पर भी जवाब दीजिए ना, क्योंकि सवाल पूछ रहे तो जवाब आपको देना चाहिए। मैं तो सोच कह रहा हूँ, आपके रिपोर्टर मौजूद है पश्चिम बंगाल में, उनसे पूछिए ना क्या हालात है वहां पे, बता देंगे आपको। वो हम दिन भर, देखिए लगातार हम बता रहे हैं, आपने अगर सुबह से देखा होगा, हम लगातार वहां पर हर स्थिति को दिखा रहे हैं, झड़प भी दिखा रहे हैं राजीव जी। लेकिन अभी हम विषय पर रहते हैं, वही से मैं जरा जवाब ले लेता हूं। जूही, आप बताइए क्या सवाल क्या है उनका। सवाल तो उन्होंने बताया किस तरीके, आपने सुना होगा, आपने सुना कि किस तरीके की वो बात कर रहे हैं, कि डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, कटमनी की बात कर रहे हैं, भाईपों को पैसे पहुंचने की बात कर रहे हैं, टेप कांड की बात कर रहे हैं, ये सब भी तो है। जी, इलेक्शन कमीशन तो अमित शाह जी के इशारों पे काम कर रहा है, तो वो इशारा क्या काफी नहीं? मैं आ रहा हूँ सुरेंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। जो इलेक्शन कमीशन चुना है, जो काम कर रहे हैं अमित शाह जी के इशारों पे, तो डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तो इलेक्शन कमीशन को उन लोगों को चिट्ठी लिखना पड़ेगा, बीजेपी के लोगों को। अरे इलेक्शन कमीशन ने अधिकारी इधर उधर कर दिए हैं, भाई को जहाँ स्मगलिंग करते हैं ना, उस एरिया में जो अधिकारी लगा रखे थे कमीशन खोलने के लिए, अधिकारी इधर उधर हो गए। वो भाई को की दुकान पे कमाई पे चोट लगी है, इसलिए ममता इसीलिए घबराई हुई है। जाते जाते वो मेरी कमाई थी, वो कमाई बंद ना हो जाए, जाते जाते कुछ कमाई करके चली जाऊंगी। चलिए ठीक है, एक एक करके रखना बेहतर होगा, क्योंकि देखिए इस तरीके से जब एक साथ बोलेंगे तो बात समझ में आएगी नहीं। लेकिन जरा मैं जल्दी से सुरेंद्र राजपूत जी के पास भी जाना चाहूंगा। ठीक है जूही, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है जूही, ठीक है, जल्दी से मैं बोलना चाहूंगी, आज बंगाल में कई सारे उम्मीदवारों के ऊपर हमला हुआ है, चाहे वो टीएमसी हो या बीजेपी हो या कांग्रेस हो, कोई भी हो। चुनाव आयोग के काम से हम लोग खुश नहीं है। सीआरपीएफ कहा था चुनाव आयोग क्यों नहीं हो, जब झमेला होना था चुनाव आयोग क्यों नहीं हो, पहले से उनको हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे गुंडों को सीआरपीएफ डंडे मारे, बंद कर दें, बोलिए आग्रह करिए। चलिए ठीक है जूही, राजीव जी, ठीक है, सुरेंद्र जी अपनी बात रखना चाह रहे हैं, जल्दी से मैं चाहूंगा सुरेंद्र जी अपनी बात रखिए। मैं 3-4 चीजें सऊद भाई कहना चाहता हूं। पिछली बार में एक ऐसा कंफ्यूजन हो गया कि मैंने न्यूज 24 को कुछ कहा। सच बात यह है कि न्यूज 24 उन चंद चैनलों में से है जो आज भी सत्य और विश्वास के साथ खड़ा हुआ है, और न्यूज 24 जैसे चैनल पर हमें गर्व है। मैं आपको एक बात बताता हूं कि अभी मैंने आपसे कुछ प्रश्न उठाए थे सऊद भाई, और जिम्मेवारी से उठाए थे
प्रमाणिक उठाए थे, पीटीआई की रिपोर्ट से और बाकायदा और जगहों की रिपोर्ट से उठाए थे कि एक चुनाव बूथ में 90 वोट थे, वहां पर 171 वोट पड़े। राजीव जी ने कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि राजीव जी भले इंसान हैं, क्योंकि बेचारे क्या करें, अच्छे इंसान है, अच्छे इंसानों को जो है ऐसी जगह पे भेज दिया जाता है। राजीव जी 2 मिनट तरीका आपका, ये उलझाने का तरीका आपका, मैं उस ट्रैक पे फंसने वाला नहीं हूँ। चुनाव आयोग चाहिए, कंप्लेंट करिए, हमने कर दी है सर, वो भी कर दी है, वो भी कर दी है। 4 ऑलरेडी चुनाव अधिकारियों को सस्पेंड करा दिया है। वहां जाइए ना, लेकिन भारतीय जनता मैं बताता हूँ ना, कमीशन के प्रवक्ता इसका जवाब देंगे कि ये झूठ बहुत बार बोल चुके हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर। ये जब इलेक्शन कमीशन बुलाता है, सुनिए। अरे राजीव भाई, कभी कभी तथ्यात्मक बातें भी सुन लिया कीजिए। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक जगह तो हमने पकड़ लिया। आप लोग तो इतने बड़े मायावी लुटेरे हैं रावण की तरीके से कि पूरे असम में, बंगाल में, तमिलनाडु में, पता नहीं कहां दशानन के 10 सर की तरीके से रहते हैं। तो पता नहीं एक जगह तो हमने पकड़ लिया, तो वहां तो हमने कर दिया सस्पेंड आपको, लेकिन बाकी जगह नहीं हुआ। अगर बाकी जगह भी आपने ये बेईमानियां कराई होगी तो क्या होगा? और पश्चिम बंगाल में तो गई बाकी जगह पर अगर हमने ये कराया, ठीक है। लेकिन सुरेंद्र जी देखिए, बात विषयांतर ना हो। आपने कहा ना, उस मुद्दे पर आपने शिकायत भी की, सस्पेंशन भी हुआ, लेकिन हम जिस पर बात कर रहे हैं आप उस पर बात नहीं रख रहे थे। लेकिन जूही विश्वास, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, आप ये सीधे तौर पर कह रही हैं कि नोटिस भेजनी चाहिए और बीजेपी की जो सियासत है, रैलियां हैं, उस पर सवाल उठा रही हैं, लेकिन क्या इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत नहीं है आपको नहीं समझना चाहिए, आपको नहीं देखना चाहिए कि अभी तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो रिएक्ट किया है ना, जवाब दिया है ना, शुरुआत तो आपकी तरफ से हुई थी। ये तो मानिए, अगर उनको आप नोटिस भेजवाने की बात कर रही हैं तो फिर वो नोटिस आप पर भी आनी चाहिए। आप एक बार पता कर लीजिए, क्या वो मतलब कोई भी इलेक्शन डेट में ऐसी बात की गई है? आज इलेक्शन चल रहा है, आज वोटिंग चल रहा है बंगाल में। जब कोई भी कैंपेनिंग कर रहा है तो कुछ भी बोल सकते हैं इस कैंपेनिंग के दौरान। मतलब चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आज वोटिंग डेट है, आज बंगाल में 3rd फेज चुनाव हो रहा है यहाँ पर, तो वोटिंग डेट में ऐसे बात करना, ऐसे तो पहली बात तो वोटिंग डेट में ऐसे कैंपेनिंग करना ही नहीं चाहिए प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि यहाँ पर कहीं भी अगर आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी अगर वो चुनाव प्रचार करे तो उनका एक असर तो टीवी में सारे चैनल दिखा रहा है, उसका तो असर पड़ता ही जनता के ऊपर। सारे न्यूज चैनल लोग कैंपेनिंग का कवर कर रहे हैं, तो उनका अपना मर्यादा में रहना चाहिए। प्रधानमंत्री है देश के, इतने गिने हुए हरकत नहीं करना चाहिए। जल्दी से रिएक्ट किए राजीव जी, मैं चाहूंगा, समय कम है इसलिए जल्दी से रिएक्ट कीजिए आप। अरे मैं तो कहता हूं, आज जाते जाते डिबेट में बोल जाएं, अगर ये पीसी का ऐलान है कि मैं मुसलमानों से कटमनी नहीं लूंगी, तो हो सकता है मुसलमान सोच ले। आप मुसलमानों की कटमनी छोड़ दीजिए, उसके बाद अपील कीजिए, उसके बाद कहिए कि मैंने सारी जिंदगी आपके लिए लगा दी, आपके लिए काम करा, पूरे पश्चिम बंगाल के अधिकार छीन के आपको दे दिए। अगर ये भी ऐलान कर देना कि मुसलमानों से कटमनी लेंगे, तो हो सकता है कोई थोड़ा बहुत आपकी तरफ वोट पड़ जाए। चलिए ठीक है, समय अब नहीं है, समय नहीं है। राजीव जी बहुत शुक्रिया। राजीव जी मेरे साथ जुड़े, सुरेंद्र राजपूत, जूही विश्वास और टीके राजलक्ष्मी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बात अपीजमेंट की हो रही थी, हिंदू मुसलमान ना करने की हो रही थी, क्या यह जरूरी है इसकी हो रही थी, लेकिन इस बातचीत में, इस डिस्कशन में, इस बहस में भी लगातार वही बातें होती रही। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ। को प्रेजेंटेड बाय